फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर वेरियस एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, टीचर्स, लेक्चरर पोजीशन, एडीए, एडीओ, ऐसी बहुत सी जॉब्स निकली हैं, फोरमैन, साइंटिस्ट, इन सब में पहली स्टेज है स्क्रीनिंग। बहुत घबराए हुए हैं लोग स्क्रीनिंग से, क्योंकि स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट दिया हुआ है, नॉन टेक्निकल है, जिसमें जनरल स्टडीज़ के टॉपिक हैं, जनरल नॉलेज के टॉपिक हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, हरियाणा है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, बहुत कुछ है, जनरल साइंस वगैरह भी है। सो डरने की बात नहीं है, सिंपल होता है ये। आपने क्योंकि किया नहीं है इसलिए आप डर रहे हैं। मैं आज आपको पॉलिटी को करने का एक और तरीका बता रहा हूँ। जैसे करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, आपको मैंने बताया था करंट इवेंट में सब कुछ आता है, हाथी के पैर में सबका पैर। तो करंट इवेंट के अंदर ही सब कुछ कवर हो जाता है। जैसे पॉलिटी है, उसको अगर आप करंट के हिसाब से देखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। वैसे इकोनॉमी है, वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अगर करंट रेलिवेंट के साथ आप इसको देखते जाएं तो आप ये सब चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं आजकल एक इलेक्शन कमीशन को लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है। अपोजिशन पार्टीज़ ने, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी के एलिगेशन लगाए हैं, और गवर्नमेंट भी, अनुराग ठाकुर ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर डायरेक्टली ब्लेम नहीं लगाया, लेकिन बोला कि हाँ कुछ जो है वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है। अब डेमोक्रेसी जो इंडिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और अगर वोटर लिस्ट ढंग से नहीं बनी है तो डेमोक्रेसी फेल हो जाती है। बिकॉज वही तो मेन चीज़ है, वन मैन वन वोट, और वोट फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शंस करवाए जाएं, ये इलेक्शन कमीशन का मेन काम है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक डेडिकेटेड सेक्शन है, 15 सेक्शन और आर्टिकल हैं 324 से 329 के बीच में, जो इलेक्शन कमीशन के लिए ही बने हैं। पहला जो इलेक्टेड लोकसभा बनी थी 350 जो आपका 1952 में, उससे पहले जो लोकसभा थी वो इलेक्टेड नहीं थी। तो जो पहली लोकसभा बनी थी उसमें 6 महीने का टाइम लगा था इलेक्शन कमीशन को देखने के लिए कि कब इलेक्शन करवाया जाए और कैसे हो, और बहुत मेटिकुलस वे में इलेक्शन हुआ था, फ्री एंड फेयर वे में। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वही प्रोटेक्शन मिला है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है। दैट मीन्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन कुछ टाइम से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लग रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कैसे रिमूवल होता है, ये अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपका पॉलिटी भी हो जाएगा, और करंट में जो आप चीज़ें देखते हैं आपको बहुत अच्छी समझ भी आएंगी। अब योरपीडिया पे जो स्क्रीनिंग मॉड्यूल है सारा, वो आपने, मेरा जो पार्ट है वो तो नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है। आपने नोट्स नहीं बनाने फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड करना है। डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं, साथ में आप वीडियो देखेंगे और वीडियो समझने की ट्राई करेंगे, इसमें क्या लिखा है, क्या बोला है, तो आपको पता लग जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियोस बहुत ही छोटे बनाए जाएं। 2 नवंबर को कई लोगों का एग्जाम है, इससे और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कैसा पेपर वगैरह आता है। तो जो लेक्चरर्स हैं उसमें अलग अलग ब्रांच के लेक्चर्स के लिए स्क्रीनिंग का ये सिलेबस दे रखा है। इस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे लेक्चर में। तो इस सिलेबस को बड़े कंसाइज वे में बताया है, इस सारे सिलेबस को। उसमें बस ये मेंशन है पॉलिटी, इकोनॉमी, वो भी एक ही वर्ड दे दिया, लेकिन हमने योरपीडिया में से काफ़ी इलेबोरेट वे में, काफ़ी डिटेल वे में इस सारे को हमने बताया है कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, क्या सिलेबस है। उसी तरीके से और एग्जाम्स हैं फ्रेंड्स, जैसे आपका असिस्टेंट इंजीनियर के जो 153 सीट्स हैं, ये भी आपका इसमें स्क्रीनिंग है, और वो भी नॉन टेक्निकल है। इसके अलावा और बहुत से एग्जाम्स हैं, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर है, एडीए है, एडीओ है, ऐसे बहुत से एग्जाम हैं जिनमें स्क्रीनिंग है। तो आज का मेरा लेक्चर है पॉलिटी थ्रू करंट इवेंट, जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको समझ भी आएगा। ये आप आए दिन फोटो देखते हैं, ये फोटो आपको दिखते हैं निर्वाचन सदन जो दिल्ली में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेड ऑफिस है इसका। और ये अभी पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे तीनों, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस फोटो को देने का पर्पज ये है कि एक तो आपको नाम याद हो जाए, तीनों के नाम क्या है। नंबर 2, आपको ये पता लग जाए कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिया में है वो 3 मेंबर बॉडी है एज ऑफ नाउ। स्टार्ट 1 मेंबर बॉडी हुआ था, लेकिन अब इसमें 3 मेंबर बॉडी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंटली ज्ञानेश कुमार जी हैं, और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी, जो लेटेस्ट बने हैं वो विवेक जोशी बने हैं। नॉर्म ये होता है कि जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिए जाते हैं। इनसे पहले राजीव जी थे, तो अब ये उस टाइम इलेक्शन कमिश्नर थे, अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। तो इन तीनों के नाम और इन तीनों का जो 3 मेंबर बॉडी है ये आपको पता होना चाहिए। अब एक इसमें पॉइंट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिली हुई है। इनको हटाना वही प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, तो इनको आपको जो है प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की मिली है। इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना का जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा नहीं है, वो थोड़ा आसान है।
आसान है, लेकिन उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट हटा सकते हैं और उसके रीज़न भी हैं कि प्रूव्ड मिस बिहेवियर या ऐसा कोई उसमें जो लिखे हुए हैं जो हम सारा पढ़ेंगे। तो इलेक्शन कमिश्नर को हटाना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को जो प्रोटेक्शन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है कि इनको हटाने से पहले आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछना पड़ता है। तीनों की पावर बराबर है। आपको देखने में जरूर लगेगा कि साहब इनकी पावर जो है इनसे दोनों से ज्यादा है, ऐसा नहीं है। पावर तीनों की बराबर है और जो डिसीजन लिया जाएगा मेजोरिटी से लिया जाएगा, वीटो पावर नहीं है। डिसीजन जो लिया जाएगा, अगर लेट से ये 2 मेंबर एक तरफ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक तरफ है, तो 2 मेंबर का डिसीजन लिया जाएगा। दैट मीन्स 2:1 से डिसीजन लिया जा सकता है। तो आप इन तीनों की पावर बराबर है। और ये पहले 1 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन 1993 के बाद से कंटिन्यूसली 3 मेंबर हैं। उसका रीजन कि इंडिया की जो वोटर की एज है वो 21 से घटा के 18 कर दी गई थी, और उस टाइम पे बहुत सा वोटर लिस्ट में नया वोटर ऐड हो गया था। अब भी आप देखते हैं कि मेरे को लगता है कि 80-90 करोड़ लोगों को अगर जनरल इलेक्शन में मोबिलाइज करना है तो बहुत बड़ा टास्क है। और किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होता रहता है, जैसे भी आप बिहार में देख रहे हो, SIR की बात देख रहे हो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करते हैं हम, या वहाँ पे वोटर लिस्ट की बात करते हैं, या एलिगेशन लगते हैं, तो 1 मेंबर में नॉट बी इन पोजिशन टू डू द वर्क, तो 3 मेंबर बॉडी ये सारी बनाई गई है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जाम के हिसाब से, और लास्ट में हमने इसमें क्वेश्चंस भी डाले हैं आपके लिए जो आपको रिवीजन करना है। तो कौन से चैप्टर में है? कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं एक लॉ बुक है, इंडिया की मेन लॉ बुक को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसके अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग उसके आर्टिकल्स हैं, फिर शेड्यूल हैं, फिर इंडेक्सेस एंड में जो शेड्यूल लगे हुए हैं, तो अलग अलग तरीके से वो बुक को बांटा गया है। उसमें जो चैप्टर नंबर है इलेक्शन कमीशन के लिए वो बेसिकली जो पार्ट 15, आप याद रखना कि जो पार्ट 15 है वो इलेक्शन कमीशन से डील करता है, और आर्टिकल 324 से 329। अगर आपको सारे आर्टिकल याद ना रहे तो एक आर्टिकल जरूर याद रखना, 3 to 4। इसमें 3 टर्म 2 और 4 आता है। 324 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल है। ये सारे आर्टिकल इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, लेकिन उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट 324 है। सो क्या होता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में? इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और इन तीनों को जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऑब्वियसली एक आपकी रिकमेंडिंग बॉडी होती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। राहुल गांधी होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसकी से ज़्यादा होती है। पहले इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ऐड किया जाता था, तो फेयर सिलेक्शन होता था इलेक्शन कमिश्नर्स का, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें से हटा दिया गया। और अब प्रेजेंटली जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक सीनियर लेवल के मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट रैंक के, और एक आपके वो लॉ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट वही डिसीजन लेते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर बताती है। तो इवेंचुअली ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का है, और वहीं पे मेरे को लगता है थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जितना इनको सिक्योरिटी टेन्योर होता है, और इनको वैसे ही हटाना पड़ता है पार्लियामेंट में जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो उसको मैं कवर बाद में करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्टोरल रोल्स को बनाना, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देना, पॉलिटिकल सिंबल्स अलॉट करना, इलेक्शन शेड्यूल देखना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, और डिसक्वालीफाई करना कैंडिडेट्स को। ये सारे काम जो होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड? आर्टिकल 324 इज वेरी वेरी रेलिवेंट। आर्टिकल 324 जो है वो सुपरिंटेंडेंस, मतलब ओवरऑल सारा देखना, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये टेक्निकल टर्म है। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। डायरेक्ट करना मतलब कौन कौन अधिकारी क्या काम करेगा, कंट्रोल करना सारी प्रोसेस को। इलेक्शन, और 4 इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है। दूसरा आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे बाई कैमरल है पार्लियामेंट, बाई कैमरल है मतलब 2 हाउस हैं पार्लियामेंट के, संसद के 2 हाउस हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। तो आप उसी तरीके से कुछ स्टेट्स के अंदर, सारी स्टेट्स में नहीं, कुछ स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। जैसे बड़ी स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, छोटी स्टेट्स में नहीं है। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन है वो भी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, प्लस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शंस भी करवाता है। तो 4 इलेक्शन करवाता है, पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन कर दिया है, तो अब सबसे इंटरेस्टिंग जो अनफोल्ड हो रही है चीज कि उसके इलेक्शन कैसे होंगे।
अब कौन प्रेसिडेंट को वोट करता है, कौन वाइस प्रेसिडेंट को वोट करता है, वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब के इसमें रेजिग्नेशन के बाद जो आपका खाली हुआ है, वेकेंट हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन, और वाइस प्रेसिडेंट आपके राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन भी होते हैं बाई वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन एज वाइस प्रेसिडेंट। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कितने इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 4 इलेक्शन। कौन से नहीं करवाता, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना होता है, वो करवाता है पंचायती राज बॉडीज के। म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज के इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देखता। ये आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 324 में ये सारी चीज मेंशन है, और आर्टिकल 324 बोलता है कि देयर शुड बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया एंड हिज ड्यूटी इज सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। किसके? पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा इलेक्शन कमीशन का? 324, क्योंकि उसमें मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। 325 ये बोलता है कि इलेक्टोरल रोल्स, ये आप 325 में क्या लिखा है, 326 में क्या लिखा है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, लाइक यूनिवर्सल, हर कोई अडल्ट जो 18 साल से ऊपर है वो वोटर है, वो वोट दे सकता है। हर कोई जो 18 साल से ऊपर है वोट दे सकता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इसको बोलते हैं। ये किस में मेंशन है? 326 में। फिर मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं फ्रेंड्स, इसमें 324, 25, 26, 27, 28, 29, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट वो आपको देखना है, सारा रट्टा नहीं मारना है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर चीज को याद करो, लेकिन 324 तो पूरा याद करना है। 324 तो एस्टैब्लिश करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 324 में, जिसमें बताया गया है कि इसके कौन कौन से इलेक्शन करवाएगा। 325 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूजन से रिलेटेड है कि किसको इलेक्टोरल रोल में डाला जाएगा। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, और यही एक बेसिकली एलिगेशन भी लग रहा है कि तुम धर्म के नाम पे या कुछ ऐसे, जो बीजेपी बोलती है कि बिहार के अंदर 65 लाख को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो बांग्लादेश से आए हैं। कांग्रेस वगैरह बाकी पार्टीज ये बोलती हैं, समाजवादी पार्टी वगैरह ये बोलते हैं, आरजेडी बोलता है कि नहीं, ये धर्म के नाम पे सेग्रीगेशन हो रहा है, कि बीजेपी का वोटर बैंक मुस्लिम्स नहीं है और ये मुस्लिम्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो आर्टिकल 325 ये बोलता है कि आप जब इलेक्टोरल रोल्स बनाओगे तो आप धर्म के नाम पे पार्शियलिटी नहीं करोगे। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस की बात करता है। आर्टिकल 327 ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन को लेके रूल्स बना सकती है। तो हम देखेंगे और भी लॉज हैं। पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना, रूल बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकती है, पॉलिटिकल चेंज भी कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बना नहीं सकती पार्लियामेंट दोबारा से, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें पावर्स दे दी गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बोल दिया गया है कि पार्लियामेंट नए लॉ बना सकती है इलेक्शन को लेके। आर्टिकल 328 जो है सो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वही बात करती है जो 327 पार्लियामेंट के लिए बात करता है। और आर्टिकल 329 बोलती है कि कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो इलेक्शन के मैटर में जो कोर्ट हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन ऑब्वियसली आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 329 में जो जुडिशियल रिव्यू है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं किसी डिसीजन को, वो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको हटाया नहीं जा सकता। तो आपने एक एक वर्ड याद कर लेना तो आपके सारे आर्टिकल हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट है 324। अब और कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं इलेक्शन से रिलेटेड, बिल्कुल ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसको आरपीए बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये इसको आरपीए एक्ट बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज से रिलेटेड है? क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वोटर का, कितनी सीट्स, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, वो 1950 से रिलेटेड है। सो कंडक्ट जो है, एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, उसको क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, करप्ट प्रैक्टिसेस, ये आर्टिकल 300 आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 इन चीजों से डील करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से भी आता है। अब ये क्योंकि एक्ट हैं तो एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, अब पार्लियामेंट और भी आपके लॉज वगैरह बनाती है। तो लॉज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वगैरह है वो पार्लियामेंट ने बनाया है। उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो आपका है वो टाइम टू टाइम डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट भी बनते हैं। तो ये बेसिकली जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको सेंसस के हिसाब से डीलिमिटेशन करते हैं। जैसे पॉपुलेशन चेंज होती है तो आपके जो वोटर हैं किसी कंस्टिट्यूएंसी में ज़्यादा हो गए, किसी में कम हो गए, तो हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो किसी जगह वोटर कम हैं, ज़्यादा हैं, तो उसको डीलिमिटेशन करना पड़ता है, दोबारा से बैलेंस करना पड़ता है, सो दैट वोटर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो डीलिमिटेशन ऑफ द वोटर्स का इससे रिलेटेड है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन अलग से, एक्ट अलग से हैं, 1952 में है वो। इलेक्शन सिंबल, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट वो 1968
वो अलग से, इलेक्शन सिंबल, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 वो अलग से बना हुआ है, तो वो आपका अलग रूल है। एंटी डिफेक्शन लॉ वो 10th शेड्यूल 1985 में। जब मैं आपको शेड्यूल कराऊंगा फ्रेंड्स, तो देर आर 12 शेड्यूल, आई विल डिस्कस विद यू, देर आर शेड्यूल्स। उसमें 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन है। डिफेक्शन होता है छोड़ के चले जाना, कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के कहीं और चले गए। लेट से आप पार्लियामेंट में गए एज एमपी ऑफ कांग्रेस, और अगर आप सोचें कि अब तो सरकार जो है बीजेपी की है तो मैं कांग्रेस को छोड़ देता हूं, तो आप डिफेक्ट करते हैं अपनी पार्टी से। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एज अ मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, और 1985 में बना था। तो ये भी लॉ है। डीलिमिटेशन एक्ट 2002, तो डीलिमिटेशन एक्ट, ये कुछ और एक्ट्स हैं जो आपके बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड हैं, अदर देन जो आर्टिकल 324 है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी है, ये मैंने आपको बताया, प्रेजेंटली 3 मेंबर बॉडी है ये। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एज ऑफ नो इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और पहले जब 1950 में बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था ऑपरेशन में 26 जनवरी को, तो एक ही मेंबर थे, ओनली 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे वो। फिर 16 अक्टूबर 1989 में ये 3 मेंबर बन गया। फिर उसको दोबारा अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन अक्टूबर 1993 से दोबारा ये 3 मेंबर बॉडी है। अब इसका रीजन जो था 3 मेंबर बनाने का मैं आपको बता चुका हूं। इसका रीजन था फ्रेंड्स कि वोटर लिस्ट बढ़ गई जब आपने एज रिड्यूस कर दी, 21 साल से 18 साल कर दी। सो उसके बाद से 3 मेंबर्स बॉडी है और सबकी पावर्स बराबर हैं और मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने साल तक एक इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी पोस्ट पे रह सकता है, 6 साल या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्ली। लेट्स से आप 60 ईयर्स की एज में इलेक्शन कमिश्नर बने, 60 ईयर्स की एज में आप बने, तो आप 5 साल ही रह सकते हैं, बिकॉज आपकी एज 65 हो जाएगी, 6 साल नहीं रह सकते। या सोचो आप 50 साल की एज में इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो आप 56 में, जब आपकी एज 56 होगी तो आप रिटायर, वहां से इलेक्शन कमिश्नर हट जाओगे। चाहे आप 60 ईयर्स तक, 65 ईयर्स तक जॉब कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो 6 साल या 65 ईयर्स। इसमें एक और पॉइंट याद रखना कि इलेक्शन कमिश्नर जो सीनियर होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है बाद में। तो 6 साल जो बताए गए हैं वो आपके दोनों को कंबाइन करके बनाए गए हैं। लेट्स से आप 5 साल इलेक्शन कमिश्नर रहे और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 साल ही रहोगे। सैलरीज वगैरह जो हैं वो इनकी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वैसी ही हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, तो स्टेटस उनके बराबर दिया गया है और वर्कलोड जो है वो आपस में डिवाइड करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है। तो जहां तक बात अपॉइंटमेंट की है फ्रेंड्स, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट है 2023। अब इसमें 2023 आपको दिख रहा है, तो मतलब रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस वही हैं जो मैंने आपको बताए थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले इसके एक मेंबर हुआ करते थे जो ढूंढते थे मेंबर्स को, तो अब उसमें नहीं है। तो अपॉइंट तो इनको प्रेसिडेंट करता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। एक कमेटी है जिसमें कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, एक नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है, कैबिनेट रैंक का मंत्री, और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो मोदी बैठेंगे, राहुल गांधी बैठेंगे और एक और मंत्री बैठेगा जो मोदी रिकमेंड करेंगे, जो मोदी बताएंगे कौन बैठेगा, और डिसीजन लिया जाएगा मेजोरिटी से। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि उसमें ज्यादा किसकी चलेगी, गवर्नमेंट की चलेगी। और यहीं पे कंफ्लिक्ट है, यहीं पे अपोजिशन पार्टी बोलती है कि साहब ये बीजेपी ने अपने ब्यूरोक्रेट जो हैं, और नॉर्मली इलेक्शन कमिश्नर वगैरह जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर वगैरह हैं, तो उन्हीं को लगाते हैं और उनकी वो बात करते हैं। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होती है इसकी, तो वो बेसिकली कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है। दैट इज हाउ इट गोज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। सिलेक्शन कमेटी में मैंने आपको बता दिए सारे होते हैं। एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि आप बेसिकली सेक्रेटरी लेवल पोस्ट पे होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए। 6 साल या 65 साल के लिए होता है और इनको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, और टेन्योर 6 साल का रहेगा। तो मैंने आपको बातें बता दी। रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। अब उसकी प्रोसेस क्या है पार्लियामेंट में, वो डिटेल में बाद में बताऊंगा। और इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जा सकता है, देखो हटाते और अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट ही हैं, लेकिन अपॉइंट जो करते हैं प्रेसिडेंट तो एक कमेटी की रिकमेंडेशन से करते हैं, और जो हटाते हैं वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग से बाद हटाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये ना समझे आप कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी दिन बोलेगा इनको हटा दो तो उनको हटा देगा प्रेसिडेंट, वो नहीं है। प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बोलती है, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं या कोई और बोलेगा इनको हटा दो,
लेकिन हटाने के लिए जो है वो प्रेसिडेंट को पूछना पड़ता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो सुप्रीम कोर्ट के जैसा ही प्रोसेस है, रिमूव बाय प्रेसिडेंट, लेकिन सीईसी की रिकमेंडेशन पे। तो इलेक्शन कमिश्नर को उनके कहने से हटाया जा सकता है, राइट। बाकी इलेक्शन कमिश्नर के जो काम है, इलेक्शन कौन कौन से जो वो करवाते हैं इलेक्शन, वो मैंने आपको बता दिया, ये डिटेल में आप देख लेना। बाई इलेक्शन वगैरह भी करवाते हैं, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। और कितने ये नाम कौन कौन से, ज्ञानेश कुमार जी आपके 26th इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर। पावर एंड अथॉरिटीज इनकी डिवाइड कर दी गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में, एडवाइजरी पावर में, ये एडवाइज भी करते हैं प्रेसिडेंट को, और क्वासी जुडिशियल में, जिसमें ऑलमोस्ट जुडिशरी की तरह से काम करते हैं, ऐसे डिवाइड कर दी गई हैं। और ये क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, इनको गो थ्रू कर लेना। तो सारे क्वेश्चन यहीं से फ्रेम किए गए हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 20 मिनट का मेरा लेक्चर, और ये डॉक्यूमेंट लो, इसको रिवाइज करो। ऑल द वेरी बेस्ट, विल क्रैक स्क्रीनिंग। थैंक यू।